नमस्कार स्टूडेंट। आज हम स्थानीय स्वशासन का अगला अगला यह टॉपिक नगरीय शासन नगरीय स्थानीय स्वशासन के संगठन शक्ति एवं कार्य के बारे में जानेंगे। नगरीय निकाय व्यवस्था है, यह क्या है? भारत में स्थानीय स्तर पर जो शहरों को क्या करने का, सशक्त करने का जो कार्य किया गया है, उसकी व्यवस्था किस तरीके से की गई। तो प्राचीन काल से ही नगर भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक रहा है। इन नगरों की शासन व्यवस्था भी प्रारंभिक काल से ही बहुचर्चित रही है। नगरीय शासन के दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला स्थानीय स्वशासन को दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला ग्रामीण, दूसरा नगरीय। इसके पूर्व अध्याय में हमने ग्रामीण संस्थाओं का अध्ययन कर चुके हैं और इस अध्याय में हम नगरीय स्थानीय स्वशासन के विकास का अध्ययन करेंगे। वर्तमान समय में नगरीय शासन का कार्य कठिन हो गया है और नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि, नगरीय समस्या में वृद्धि तथा कार्यों में वृद्धि के कारण नगरीय प्रशासन को एक चुनौतीपूर्ण कार्य करना पड़ रहा है। इसमें नगरीकरण, नगरीय विकास, नगरीय वृद्धि, नगरीय पुनर्विकास, नगरीय आधारित संरचना, नगरीय मूल सुख सुविधाएं की अब व्यवस्था, नगरीय नियोजन एवं प्रबंध से संबंधित प्रत्येक विचारणीय विषय समावेश किया जाता है। नगरीकरण की बढ़ती हुई दिशा एवं ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की प्रगति में उत्पन्न नगरीय समस्याओं की विशाल जटिलता के साथ साथ नगरीय शासन के अध्ययन के रूप में भी एक विषय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ, ऐसा माना जाता है। क्योंकि आज वर्तमान समय में देखें तो जितनी भी प्रकार की जो सुख सुविधाएं या उत्पादन करने की आज वर्तमान समय में वस्तुएं हैं, वो सभी नगरीय व्यवस्था के द्वारा किया जाता है। यह सभी कारखानाओं का स्थापना भी किसमें किया जाता है? नगरीय शासन में किया जाता है। इसलिए उसका प्रबंधन कार्य करना, वहाँ की देखभाल करना, समस्याएं और क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। या कहा जा सकता है कि अध्ययन की दृष्टि से इसका जो विषय क्षेत्र है वो ज़्यादा बढ़ चुका है। मगर जो नगरीय स्थानीय स्वशासन का जो विकास का जो इतिहास रहा है वो क्या रहा होगा? तो भारत में नगर पालिका शासन की जड़ें प्राचीन भारतीय इतिहास में समाई हुई है। देखने में भले ही अजीब लगे, मगर प्राचीन भारत में जो ग्राम पंचायतों की सुप्रसिद्ध व्यवस्था थी, वही नगरों और शहरों के लिए भी सुप्रसिद्ध था। कहने का मतलब है कि वैदिक एवं वेदांतर साहित्य में नगरों की शासन व्यवस्था से संबंधित कम जानकारी मिलती है, मगर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई से प्राप्त अवशेषों से विद्वानों ने यह स्वीकार किया है या उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि प्राचीन नगरों में भी सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था की थी और सिंधु घाटी की सभ्यता में सड़कों और नालियों की सुनियोजित व्यवस्था थी। इससे प्रतीत होता है कि नगरों में नगर पालिकाएं थी जो नगरों की समुचित व्यवस्था करते थे। प्रदेश में एक संगठन, एक व्यवस्था और एक प्रशासन की सत्ता थी। साथ ही नगरों में बाजारों, सार्वजनिक कार्यालय, सामुदायिक स्नान गृह तथा मल एवं जल निकास की प्रणाली की व्यवस्था थी। संसार को उसके प्राचीनतम नगर और उसकी प्रथम नगरीय सभ्यता और उसका प्रथम नगर नियोजन, उसकी प्रथम जल निकास प्रणाली एवं नगर प्रशासन के प्राचीनतम उदाहरण प्रस्तुत करने का गौरव और श्रेय सिंधु सभ्यता को प्राप्त है। नगरीय स्थानीय प्रशासन की श्रेष्ठता, संगठित प्रणाली का वर्णन रामायण एवं महाभारत के महाकाव्यों में भी अंकित किया गया है। उपनिषदों एवं कौटिल्य के प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में भी पाया जाता है। अयोध्या और हस्तिनापुर आदि नगरों की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती सिकंदर के आक्रमण के समय। पंजाब में नगर विकसित थे, ये नगर स्वायत्त थे और नगर पालिका द्वारा संचालित होते थे। कौटिल्य ने विभिन्न नगरीय समस्याओं के समाधान के संबंध में नगर प्रशासन की एक नियमित योजना तैयार की थी और उस योजना के नगर के महापौर को नागरिक कहा जाता था, जो नगर के दैनिक प्रशासन से संबंधित विभिन्न कार्यों को संपादित कराने का कार्य करते थे। मौर्य एवं गुप्त साम्राज्यों में नगर संस्कृति अपनी ऊंची सबसे चरम पर थी, जैसे कि पाटलिपुत्र, उज्जैन एवं तक्षशिला के प्रसिद्ध नगरों में प्रमाणित होता है। मैग स्थानीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में वर्णन किया है कि मौर्यों ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के लिए सुव्यवस्थित नगर प्रशासन की व्यवस्था की थी और पाटलिपुत्र की नगर सभा में 6 विभाग थे तथा प्रत्येक विभाग में 5 सदस्य होते थे। नगर सभा का अपना कार्यकाल था।
इस प्रकार से भारत में लोकतंत्र विदेशी उपज नहीं तथा मुगल एवं ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले यह शताब्दी पूर्व स्वशासकीय संस्थाओं एवं सामुदायिक जीवन पर बल दिया जाता था। भारतीय शासन के मुगल काल में सत्ता का केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी, जिसे शासक संपूर्ण शक्ति का स्रोत था। इस प्रकार से सल्तनत काल में नगरीय प्रशासन का विद्यमान था। वैसे तो भारत में स्थानीय शासन प्राचीन काल से देखने को मिलता है, किंतु वर्तमान स्थानीय शासन का संगठन, कार्यप्रणाली और विकास ब्रिटिश राज की देन है। ब्रिटिश काल में ग्रामीण स्थानीय शासन की इकाइयों की अपेक्षा नगरीय शासन की संस्थाओं के विषय पर अधिक ध्यान दिया गया। ब्रिटिश शासनकाल में स्थानीय शासन व्यवस्था में अनेक परिवर्तन हुए। इस काल में स्थानीय शासन व्यवस्था अंग्रेजों की साम्राज्यवादी आवश्यकताओं को पूर्ति, केंद्र और प्रांतीय व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने हेतु किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सर्वश्रेष्ठ या सर्वप्रथम 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के आदेश के से चेन्नई में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई, जिसे स्वायत्त शासन का शुभारंभ माना जाता है। इस प्रकार स्थानीय स्वशासन 1726 में कोलकाता और मुंबई में स्थापित की गई और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा प्रेसिडेंसी नगरों में जस्टिस ऑफ पीस की नियुक्ति की गई। इसका मुख्य कार्य शहर की साफ सफाई व लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल करना था। स्थानीय प्रशासन की संस्थाएं को अधिक सुधार लाने की दृष्टि से 1793 में पुनः इस एक्ट में संशोधित किया गया और इस संशोधन द्वारा स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। मगर 1850 में संपूर्ण देश के लिए एक अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम में प्रत्यक्ष के स्थान पर अप्रत्यक्ष करारोपण का प्रावधान किया गया। इनके अनुसार से संपूर्ण भारत में स्थानीय शासन की स्थापना की जा सके और 1861 में इंडिया काउंसिल एक्ट तथा 1962 के अधिनियम द्वारा भारत की नगर पालिका प्रशासन में सुधार हेतु परिवर्तन किए गए, परंतु परिवर्तनों का प्रयासों के बावजूद स्थानीय शासन में संतोषप्रद सुधार नहीं हो सके। उसके बाद 1863 में स्थानीय शासन को पुनः प्रोत्साहन मिला और नगर प्रशासन का विस्तार भी किया गया। अगर इसकी कुछ विशेषता देखें, उस समय जब स्थानीय शासन का विकास किया या नगरीय व्यवस्था का स्थान किया गया, तो सबसे पहली विशेषता ये रही कि स्थानीय संस्थाओं की सदस्यता के आधार पर सदस्यता के रूप में निर्वाचन की प्रणाली को पुराने मध्य प्रदेश को छोड़कर अन्यत्र लागू नहीं किया गया और अधिकतर सदस्य सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। दूसरा इसका विशेषता ये था कि स्थानीय संस्थाओं की जो रचना है, संस्थाओं की रचना मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश खजाने को बोझ को हल्का करना। दूसरा, स्थानीय शासन की समस्याओं पर ब्रिटिश अधिकारियों का वर्चस्व बना रहना, अतः भारतीय जनता को अधिक न जोड़ा जा सके। उसके साथ साथ स्थानीय स्वशासन की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने अपने ब्रिटिश हितों एवं स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए की थी, न कि देश के स्वायत्त शासन के विकास के लिए। इस आधार पर देखें तो 1870 के मेयो के प्रस्ताव के आधार पर स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं की संख्या, उपयोगिता और स्थानीय आय में वृद्धि हुई और फिर भी उस समय तक स्थानीय शासन पूरा अभारतीय बना रहा। इसलिए भारतीय दृष्टिकोण से वह बहुत अंशों में न तो स्थानीय था और न स्वशासित था। लॉर्ड रिपन ने भारत में लॉर्ड मेयो के उत्तराधिकारी बनकर आए और भारत में स्थानीय स्वशासन का संगठित एवं स्पष्ट विकास लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ और उन्होंने ही सर्वप्रथम भारत स्थानीय शासन को स्वशासी बनाते हुए प्रस्ताव में रखा था और लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव को स्थानीय शासन की मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जो उचित ही है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता भी के रूप में भी जाना जाता है और रिपन ने प्रस्ताव में स्थानीय स्वशासन के उद्देश्य पर जोर दिया और स्वायत्त शासन का उद्देश्य राजनीतिक एवं सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली या शिक्षा प्रगति का विस्तार और करना है और दूसरा उद्देश्य बुद्धिमान लोगों के अपने स्थानीय शासन के संबंध में भाग लेने को प्रोत्साहित करना है। उसके प्रस्ताव में अगर देखें तो मुख्य रूप से कुछ बातें उभर कर आती है, जिसमें सबसे पहला बात ये आता है कि स्थानीय संस्थाओं को अधिकतर सदस्य और अध्यक्ष गैर सरकारी होने चाहिए। उनका मानना था कि जो व्यक्ति अंग्रेजी शासन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो न रहकर क्या होना चाहिए, अधिकतर जो सदस्य है आम नागरिक होना चाहिए। दूसरा बात उनका ये था कि प्रांतीय सरकारें स्थानीय संस्थाओं पर एक अधिनायक की तरह नियंत्रण न रखें, बल्कि यह नियंत्रण सुधारात्मक होना चाहिए। उनका दूसरा राय ये था। तीसरा राय ये था कि इन संस्थाओं को समुचित आर्थिक स्वायत्तता दी जाए, जिससे न केवल उन्हें अपना बजट स्वतंत्र रूप से बनाने का अधिकार होना चाहिए, ये उनका मानना है। चौथा उनका मानना यह था कि नगरीय एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में निर्वाचित संस्थाओं का बहुमत रखा जाए।
या उसके बाद पांचवा उसका राय था कि प्रांतीय सरकारें अपना स्वायत्त शासन संस्थाओं को उनके संवर्धन के लिए अधिक धनराशि और उत्तरदायित्व सौंपे। उसके साथ साथ उनका मानना ये भी था कि स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए और वांछित उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए नई कानून का निर्माण किया जाए, ताकि हम स्थानीय स्तर पर क्या किया सके, जो व्यवस्थाएं हैं उसको बेहतर कर सके। मगर स्वायत्त शासन के विकास का दूसरा महत्वपूर्ण कदम 1907 में शाही विकेंद्रीकरण आयोग के द्वारा किया गया। आयोग के अध्यक्ष हब हब हाउस थे। आयोग ने स्थानीय शासन के संपूर्ण विकास की एवं उनके दोषों की ओर संकेत करते हुए अपना प्रतिवेदन 1909 में प्रस्तुत किया और आयोग की प्रमुख सिफारिशें कुछ यहाँ पर बताई गई, जिसमें सबसे पहला उसका सिफारिश था कि नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिकाओं की स्थापना की जानी चाहिए। गाँव को स्थानीय शासन की बुनियादी इकाई बनाया जाए और प्रत्येक गाँव में पंचायत की स्थापना की जानी चाहिए। नगर पालिका अपना अध्यक्ष स्वयं चुने, परंतु जिलाधीश स्थानीय जिला परिषद का अध्यक्ष बना रहे। उसके साथ साथ स्थानीय निकायों को निर्वाचित सदस्यों को बहुमत होना चाहिए। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधि का अलग निर्वाचन होकर उसके मनोनयन की व्यवस्था होनी चाहिए। नगर पालिका द्वारा ऋण लेने की शक्ति पर सरकार का नियंत्रण बना रहना चाहिए और नगर पालिका की संपत्ति को पट्टे पर देने का अथवा बेचने का लिए अधिकार सरकार के पूर्व अनुमति होना जरूरी है। इन संस्थाओं पर सरकार का बाहरी नियंत्रण परामर्शकारी एवं सकारात्मक होना चाहिए तथा प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व नगर पालिका पर होना चाहिए। उसके साथ साथ स्थानीय संस्थाओं को अपने कर्मचारी पर नियंत्रण का पूरा अधिकार होना चाहिए और नगर पालिकाओं को वित्तीय क्षेत्र में सक्षम बनाने हेतु बजट निर्माण करने का और करारोपण की भी शक्ति प्रदान करनी चाहिए। फिर क्या हुआ, इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध एवं राष्ट्रीय आंदोलन से स्थिति बिगड़ती गई और इससे निपटने और भारतीय लोगों से सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उत्तरदायी सरकार की स्थापना तथा स्थानीय शासन में भारत के लोगों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से भारत शासन अधिनियम 1919 को पारित किया गया और प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया गया और करके उत्तरदायी शासन के शुभारंभ किया गया। फलस्वरूप प्रशासन को उत्तरदायी बनाने का जो प्रयास है 1919 अधिनियम द्वारा स्थानीय शासन के क्षेत्र में नए युग का प्रारंभ माना जाता है। और फिर भी उन्होंने क्या किया, इस युग में कुछ संस्थाओं को सुझाव देने का काम किया, जिसमें पहले स्थानीय संस्थाओं को पूर्णतः निर्वाचित बनना चाहिए, मताधिकार के क्षेत्र विस्तृत करना चाहिए, स्थानीय संस्थाओं को अधिक शक्ति प्रदान किया जाना चाहिए, नियंत्रण को कम करना चाहिए, गैर सरकारी अध्यक्ष चुना जाए और पंचायतों की स्थापना किया जाए। उन्होंने इस प्रकार से सुझाव देने का काम किया था। तो अंत में कहा जा सकता है कि भारत की जो नगरीय व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण योगदान जो दिया है वो ब्रिटिश सरकार के जो अंतिम गवर्नर रहे हैं उन सभी ने क्या किया है, भारतीय स्थानीय स्वशासन को बेहतर करने के बारे में उन्होंने लगातार काम करते रहे। मगर भारत में स्वतंत्रता के बाद स्थानीय स्वशासन के जो स्वरूप है वो किस तरीके से बदला और कैसे निर्मित होती गई। तो माना जाता है कि 1947 में स्वतंत्रता के साथ साथ भारत में स्थानीय शासन का जो इतिहास है उसका नए युग का आरंभ माना जाता है। विदेशी शासन के समाप्त होने के साथ साथ केंद्रीय, प्रांतीय एवं स्थानीय स्तर पर स्वशासन की स्थापना हुई और स्वतंत्रता के बाद स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में उभरी हुई प्रवृत्ति को कुछ इस प्रकार से जाना जा सकता है, जिसमें सबसे पहला बात ये थी कि स्वतंत्रता के बाद नगर पालिका और नगर पंचायतों के कार्य क्षेत्र में विस्तार किया गया। पहला चीज ये था। दूसरा ये चीज ये था कि चेन्नई और बिहार के सदस्यों को मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तीसरा बात ये थी कि समस्त स्थानीय संस्थाओं इस अवधि में जिलाधीश के माध्यम से प्रांतीय सरकारों को नियंत्रण को स्थापित किया गया। उसके साथ साथ नगर पालिकाओं की विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों को पृथक किया गया। उसके साथ साथ इन संस्थाओं को लोकतंत्र के आधारशिला के रूप में मान्यता दी गई और स्थानीय संस्थाओं को करारोपण के लिए बाध्य करने हेतु राज्य सरकार को अधिकार दिया गया। उसके बाद आते उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाओं के निर्वाचन के लिए वयस्क मताधिकार का नियम लागू किया गया और अन्य प्रांतों में इन संस्थाओं को निर्वाचन में हिस्सा लेने के लिए अधिकार को दिया गया। तो इस आधार पर देखा जा सकता है तो भारत में भी जिस तरीके से अंग्रेज ने क्या किया, एक बेहतर व्यवस्था का निर्माण करने का या लोकतंत्री व्यवस्था निर्माण करने के बारे में स्थानीय स्वशासन का स्वरूप देने का काम किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए 1947 के बाद भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद क्या किया, उन्होंने भी इसे बेहतर करना प्रारंभ कर दिया। मगर नगरीय स्थानीय स्वशासन का अगर महत्व अगर देखें भारत में, अगर हमारे यहाँ देखें या किसी भी देश में देखें, तो स्थानीय स्वशासन का जो महत्व है वो एक सामान्य मनुष्य के लिए, सामान्य जनता के लिए, एक राज्य के लिए क्या बेहतर काम करता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन का संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है।
इन संस्थानों का इन शासन संस्थाओं में कार्यक्रम, प्रशासनिक कार्य तथा स्थानीय स्तर पर उत्तम शासन का विश्वास दिया जा सकता है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं, इसके जो महत्व है उसे जाना जा सकता है। पहला है नागरी नगरी का बोध का विकास। नगरी का विकास कहने का मतलब ये कि किसी भूभाग के निवासियों के मन में अपने परिसर अथवा भूभाग के प्रति स्नेह और अपनापन उत्पन्न होता है। लोगों को अपने परिसर की समस्याओं से परिचित हो जाते हैं, वे अपनी स्थानीय समस्या को हल करने हेतु प्रयास करना प्रारंभ कर देते हैं। इसके माध्यम से क्या है, लोगों में उत्तरदायित्व, नागरिकत्व की भावना का निर्माण होता है। सहयोग, उपक्रमशीलता जैसे नगरी बोध विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे ही परिपक्व एवं समझदार नागरिक स्वच्छ लोकतंत्र की संस्कृति के निर्माण कर विकसित कर देते हैं। कहने का मतलब ये कि जब व्यक्ति को अपने अपने दायरे, अपने क्षेत्र, अपने कार्य क्षेत्र के बारे में जब पता लग जाता है तो व्यक्ति उस क्षेत्र को बेहतर बनाने में योगदान देना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए क्या है, जो नगरीकरण है उसकी महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद आता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जब स्थानीय शासन का विकास होना प्रारंभ हो जाता है या स्थानीय शासन का निर्माण होता है तो उससे क्या होता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना प्रारंभ हो जाता है। और सत्ता का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र का केंद्रीय तत्व माना जाता है। स्थानीय प्रशासन में संस्थाओं के कारण सत्ता के विकेंद्रीकरण की आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध होती है। इन संस्थाओं पर कैसे उत्तरदायित्व सौंपा जाए और यह अपेक्षा भी की जाती है कि वे इन दायित्वों को सफलतापूर्वक भी निर्वाह करेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें साधन, सामग्री और सत्ता दी जाए। स्थानीय स्वशासन को संस्थाओं को सत्ता प्रदान करने की प्रक्रिया को सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। इस विकेंद्रीकरण के कारण लोकतंत्र में नागरिकों को अपना राजनीतिक बोध विकसित करने और स्वतंत्रता, समता और सहिष्णुता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों का संवर्धन करने का भी अवसर प्रदान होता है या उनको प्राप्त होते हैं। उसके बाद आते हैं तीसरा महत्व ये है कि लोकतंत्र की शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं। स्थानीय स्वशासन संस्थाएं लोकतंत्र के नागरिकत्व की शिक्षा प्रदान करने का कार्य भी करती है। लोगों का इसका महत्व जानते हैं और प्रशासन चलाने के लिए हमारे हाथों में सत्ता क्यों होनी चाहिए उसका बोध होता है और सत्ता के साथ साथ उत्तरदायित्व के भी निर्वहन करना पड़ता है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कारण सत्ता का नियंत्रण रखने और जनप्रतिनिधियों द्वारा दायित्वपूर्ण प्रशासन करवाने की शिक्षा भी प्राप्त होती है। इस अनुभव के कारण सामान्य जनता में आत्मविश्वास का निर्माण होता है और उसमें प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पर बड़े उत्तरदायित्व स्वीकार करने की क्षमता उत्पन्न होती है। या सामान्य तौर पर कहें तो जब स्थानीय स्वशासन का जब विकास होता है छोटे छोटे शहरों में या नगरों में, गाँव में, तब लोगों में राजनीतिक व्यवस्था या राज्य की सरकार किस तरीके से चलाई जाती है, किस तरीके से व्यवस्था को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकता है, उसका बोध होना प्रारंभ हो जाता है और फिर वो राष्ट्रीय राजनीति को आकर्षित होना प्रारंभ हो जाता है वो स्थानीय तरीके से। तो इसका महत्व थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद आते हैं जनता के निकट। तो कहने का मतलब है जनता के निकट, कहने का मतलब है कि जब नगरीय स्थानीय शासन का जो महत्व है इस स्तर पर और ज़्यादा बढ़ जाता है कि जब निकट स्तर पर क्या होता है, अपने प्राथमिक स्तर पर क्या हो जाते हैं, प्रशासन की हम सरकार की जो स्वरूप है उसको देखना प्रारंभ कर देते हैं और उससे साथ लगातार जुड़ा रहते हैं। तो हमें यह आभास होना प्रारंभ हो जाता है कि किसी भी व्यवस्था में किस तरीके से काम करते हैं, कैसे लोगों को काम होता है और कैसे नहीं होता है और किस तरीके से लोग इसमें भूमिका निभा सकते थे। इसलिए माना जा सकता है जो नगरीय निकाय व्यवस्था है सरकार और जनता के बीच के एक कड़ी के रूप में काम करते हैं ताकि लोग सरकार को क्या आसानी से क्या है, नगर पंचायत, नगर पालिका या जो नगरीय व्यवस्था है उसके माध्यम से आसानी से उसको जाना और समझा जा सके। इसीलिए क्या किया गया है, इसका जो महत्व है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ये तो हो गया उसका महत्व। मगर भारत में स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं वो किस तरीके से बनाई गई, उसका स्वरूप क्या रहा होगा। तो भारत में स्थानीय स्वशासन की संस्था संबंधी विषय को राज्य सूची में समाविष्ट किया गया और अतः प्रत्येक राज्य का उसका अलग अलग भिन्न भिन्न रूप है। फिर भी 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संरचना में अधिक समानता लाने का प्रयास किया गया है और ये दोनों संविधान संशोधन स्थानीय स्वशासन एवं संस्थाओं को अधिकार संपन्न बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरण के रूप में जाना जाता है। इस संविधान संशोधन के फलस्वरूप स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हुआ तथा उन्हें स्वयं शासन के सक्षम संगठन के रूप में मान्यता प्रदान की गई। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अनुसार से राज्य चुनाव आयोग और राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है और परिणाम स्वरूप स्थानीय संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है और राज्य वित्त आयोग द्वारा वित्त व्यवस्था उनको उपलब्ध कराई जाती है। इस आधार पर देखें तो भारत में स्थानीय स्वशासन के संबंध में
एक गहरी विचार 1973 में की गई, ताकि अपने जो ग्रामीण राजनीति है या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले जो लोग हैं या शहरी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, उसे भारतीय राजनीति की ओर आसानी से आकृष्ट, उसे ध्यान खींचा जा सके। उसके बाद आते हैं, ये तो हो गया भारत में स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं। उसके बाद आते हैं जो इस भारत में जो स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं, उसकी संरचना, उसका निर्माण किस तरीके से होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो भारत में स्थानीय शासन का जो वर्तमान ढांचा है, ब्रिटिश शासन की ही देन है, जिसके अंतर्गत नगरीय शासन को स्थानीय एवं ग्रामीण दो भागों में बांटा गया है। नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत नगर निगम, नगर पालिका और नगर विकास न्याय आदि को रखा गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज की व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, विकासखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था की गई है। अब उसके बाद आते हैं नगरीय निकाय क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय संस्थाएं किस तरीके से होती है, कौन कौन सी होती हैं। तो नगरीय क्षेत्रों में जो स्थानीय संस्थाएं का जो पहला संस्था है, नगर निगम को माना जाता है। नगर निगम राज्य के अधिनियम द्वारा नगर निगम की स्थापना की गई है। उस नगर में की जाती है जिस स्थान पर न्यूनतम जनसंख्या 3 लाख होती है, और फिर भी इसकी विषयों को अंतिम निर्णय करने का अधिकार नगर निगम को प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि नगरीय निकाय व्यवस्था की मुख्यतः 3-4 भागों में बांटा गया है नगरीय निकाय स्थानीय व्यवस्था को, जिसमें से पहला व्यवस्था है नगर निगम। राज्य के अधिनियम के द्वारा नगर निगम की स्थापना उस नगर में की जाती है जहाँ की जनसंख्या लगभग कम से कम 3 लाख हो, और फिर भी इसकी जो इस विषय पर अंतिम लेने का जो अधिकार है वो नगर निगम को प्राप्त होता है। अगर इसका संरचना अगर देखें तो नगर निगम निम्नलिखित 3 घटकों से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे पहला आता है साधारण सभा, मेयर, डिप्टी मेयर, नगर निगम आयुक्त और प्रशासनिक प्रशासन और समितियाँ। साधारण सभा में विभिन्न प्रभागों में से लोगों द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को समावेश रहता है। महानगर के विविध क्षेत्रों में बांटा जाता है, और इस निर्वाचन क्षेत्रों में प्रभाग या उसे हम जैसे कि सामान्य भाषा में वार्ड कहते हैं, एक प्रभाग में एक प्रतिनिधि चुना जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, और जनसंख्या के आधार पर नगर निगम का 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है तथा उसकी श्रेणियां निश्चित की जाती हैं। फिर भी साधारण सभा में न्यूनतम 65 तथा अधिकतम 221 सदस्य हो सकते हैं। कुल सदस्यों की तुलना में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित की जाती है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रखकर कुछ स्थान आरक्षित किए जाते हैं। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी 27% आरक्षण आरक्षित कर उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाता है। और नगर निगम का जो कार्यकाल है 5 वर्षों का होता है, और इसके बाद राज्य चुनाव आयोग निरीक्षण के नए सिरे से चुनाव कराया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि निरीक्षण कराकर दोबारा चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं जो साधारण सभा है, उसके कार्य क्या होते हैं। तो जिस प्रकार से केंद्र में व्यवस्थापिका, राज्य में विधानसभा क्या करती है, राज्य के विषय पर या राज्य के विषय पर नियम एवं कानून का निर्माण करने का कार्य करती है, उसी प्रकार साधारण सभा महानगर की समस्याओं पर विचार विमर्श करना, महत्वपूर्ण नीति निर्णय करना, इसके साथ साथ नगर निगम के वार्षिक आय व्यय का बजट को स्वीकृत करना, और विविध समितियों के लिए सदस्यों को चुनाव करना तथा समिति के निर्णय का मान्यता प्रदान करना, ये उसका काम है। जिस प्रकार से केंद्र में व्यवस्थापिका होता है और राज्य में विधानमंडल होता है, उसी प्रकार से जो मेयर और डिप्टी मेयर देखें तो मेयर को महानगर का प्रथम नागरिक कहा जाता है, और मेयर का जो पद है प्रतिष्ठित एवं सम्मानीय माना जाता है। साधारण सभा का सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को मेयर के रूप में चुनता है। मेयर का जो कार्यकाल है मेयर पद का जो कार्यकाल है 2.5 वर्षों का होता है। यह पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होता है। नियमानुसार क्रमशः रूप में उसे प्राप्त होता है, और मेयर नगर निगम का महत्वपूर्ण पदाधिकारियों में से एक होता है। और मेयर का अगर कार्य देखें तो मेयर का पहला काम होता है कि साधारण सभा का अध्यक्षता करना और बैठकों में कामकाज का नियमन करना। दूसरा कार्य होता है मेयर प्रशासन के विविध कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य भी करता है, और प्रशासन पर नियंत्रण रखने का भी कार्य करता है। तीसरा कार्य देखिए अगर मेयर का, तो मेयर महानगर का प्रतिनिधित्व करता है, और नगर निगम द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर महानगर में प्रशासकीय अतिथियों का आगमन पर उसका स्वागत करना, विशेष कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना आदि क्या माना जाता है, मेयर का कार्य माना जाता है।
उसके साथ साथ साधारण सभा के सदस्य डिप्टी मेयर को भी चुनते हैं। डिप्टी मेयर का जो कार्यकाल है वो 2.5 वर्षों का होता है। आरक्षण के सभी नियम डिप्टी मेयर पर भी लागू होता है और मेयर की अनुपस्थिति में डिप्टी मेयर उसके कार्यों को संपन्न कराने का कार्य करता है। उसके बाद अगर नगर निगम आयुक्त और प्रशासन के संबंध में अगर जाने तो नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नगर निगम के आयुक्त कहा जाता है। राज्य प्रशासन नगर निगम के आयुक्त की नियुक्ति करता है और भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षा को उत्तीर्ण व्यक्ति को आयुक्त बनाया जाता है। ये भले ही राज्य सरकार आयुक्त की नियुक्ति करती है मगर आयुक्त नगर निगम के निरीक्षण में कार्य करता है। अपेक्षा यह की जाती है कि नगर निगम के आयुक्त पारस्परिक सहयोग या सामंजस्य से काम करें। यदि इस प्रकार का सहयोग प्राप्त करना कठिन हो जाता है तो दोनों के बीच निरंतर विवाद उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। इस स्थिति में नगर निगम प्रस्ताव पारित करके राज्य सरकार से ये आयुक्त को वापस बुलाने के लिए क्या कर सकते हैं, निवेदन कर सकता है और नगर निगम के आयुक्त की सहायता प्रदान करने के लिए उपायुक्त, नगर अभियंता, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, शिक्षा अधिकारी और दमकल अधिकारी भी होते हैं ताकि उसके उद्देश्यों को पूरा कराया जा सके। उसके बाद आते हैं नगर निगम की समितियां। तो नगर निगम के अधिनियमों एवं अनुशासन विधि समितियों का गठन भी किया जाता है। ये समितियां नगर निगम की साधारण सभा को सहयोग प्रदान करती है। ये समितियां इस प्रकार की है जैसे कि स्थायी समिति, शिक्षा समिति, परिवहन समिति आदि समिति होती है जो राज्य के नगर नगर निगम के जो उद्देश्य है उसको पूरा कराने का कार्य करते हैं। अगर नगर निगम का अगर कार्य देखें तो मुख्यतः कार्य नगर निगम के कार्य जिस प्रकार से राज्य के जो कार्य होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार के जो नगर निगम के जो कार्य है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है अनिवार्य कार्य, उसके बाद आते हैं दूसरा आता है ऐच्छिक कार्य। नगर निगम के अगर अनिवार्य कार्य देखें, भोजन तथा भोजन के स्थानों का नियंत्रण एवं नियमन करना, निगम के प्रशासन संबंधी वार्षिक प्रतिवेदनों एवं नक्शों का प्रकाशन करना, अग्निशमन दल की व्यवस्था करना, प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान करना, मृतक क्रिया के लिए स्थानों का प्रबंध करना, उसका नियमन करना, जन्म तथा मरण लेखा जोखा रखना, टीके तथा सुइयां लगवाना, खतरनाक रोगों के रोकथाम एवं नियंत्रण को उपाय ढूंढना। उसके बाद चिकित्सालयों में प्रसूति एवं बाल कल्याण केंद्रों की स्थापना करना एवं अनुरक्षण करना। इसके साथ सार्वजनिक मांगों तथा सार्वजनिक स्थानों का अवरोध तथा प्रक्षेपों आगे निकली हुई चीज़ों को हटाना। उसके साथ साथ खतरनाक इमारतों तथा स्थानों को निरापद बनाना। इसके साथ नालियों एवं जल विकास तथा सार्वजनिक शौचालयों एवं पेशाब घरों आदि का निर्माण एवं रख रखाव का रखना। उसके साथ साथ गंदगी तथा कूड़ा करकट की सफाई उसको हटाना एवं निपटारा करना। या उसके साथ साथ सार्वजनिक मार्गों तथा सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश छिड़काव तथा सफाई की व्यवस्था करना। उसके बाद सार्वजनिक मार्गों एवं निर्माण अनुरक्षण नामकरण संख्यांकन करना, ये सभी उसके अनिवार्य कार्य माने जाते हैं। और अगर उसके ऐच्छिक कार्य में अगर देखें तो सार्वजनिक पार्कों, उद्योगों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, नाट्यशालाओं, अखाड़ों आदि क्रीड़ा स्थलों का निर्माण करना इसके ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। सार्वजनिक भवनों एवं इमारतों एवं भूमि का सर्वेक्षण करना, सड़क के किनारे अन्यत्र वृक्षों का रोपण तथा अन्य देखभाल, गरीबों एवं अपाहिजों का सहायता करना, लवारिस कुत्तों एवं छूटे सुअरों का नाश अथवा बंदीकरण करना, जनता के लिए संगीत एवं विशिष्ट व्यक्तियों का स्वागत करना, विवाहों का पंजीकरण करना और तथा मेलों तथा प्रदर्शनियों का संगठन या व्यवस्था करना भी क्या माना जाता है, इस व्यवस्था का ये नगर निगम का क्या माना जाता है, ऐच्छिक कार्य माने जाते हैं। ये तो हो गए उसके कार्य। बाकी उसके बाद हम कल पढ़ेंगे नगर पालिका या अन्य चीज़ों के बारे में, नगर पालिका और नगर पंचायत के बारे में, जो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।